अमेरिका की जीत पर रूस की बमबारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे वॉर जोन में। अब आप सोच रहे होंगे ये अमेरिका की जीत क्या हो रही है, क्योंकि युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। यूक्रेन जो झुक नहीं रहा है, रूस जो रुक नहीं रहा है। रूस जो चाहे आकाश हो या धरातल हो, यूक्रेन के लिए तबाही ही तबाही लेकर आया है। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका की जीत पर रूस की बमबारी। दरअसल हम अमेरिका की जीत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका लगातार यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी ऑब्जेक्टिव्स को पाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका जो लगातार अपने प्रतिनिधिमंडल को यूक्रेन भेजता है, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री यूक्रेन की सरजमी पर जाते हैं और उसके बाद एक बड़ा बयान आता है, एक और बड़ा वॉर प्रोपेगेंडा जिसने यूक्रेन को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन यूक्रेन को यह बात समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका इसलिए कह रहे हैं हम कि अमेरिका जीत रहा है क्योंकि अमेरिका ने यह दावा किया है कि यूक्रेन जीत रहा है और रूस हार रहा है। लेकिन देखिए, इन सबके बीच रूस की स्ट्रैटेजी, रूस का जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है और इसीलिए अमेरिका के इस बयान के बाद भी रूस ने जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला किया, दरअसल वो यूक्रेन पर हमला नहीं बल्कि अमेरिका को सीधे सीधे एक चेतावनी थी। अमेरिका को संदेश था कि इस वॉर प्रोपेगेंडा के खेल में जो कठपुतली यूक्रेन को बना दिया गया है अमेरिका की तरफ से, रूस तैयार है उस कठपुतली को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए। इन सब के बीच रूस और यूक्रेन के 61वें दिन के इस युद्ध में कहां पर पहुंची हैं परिस्थितियां, इस पर तो हम वॉर जोन में चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि विश्व की धुरी में शांति की धुरी का जो केंद्र है वो बन चुका है भारत, वो भारत जहां पर अब से कुछ मिनटों के बाद ही शुरू होने वाली है 90 देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बातचीत, जिसे हर बार रायसीना डायलॉग के नाम से हम और आप जानते हैं। रायसीना डायलॉग में खास तौर से रूस और यूक्रेन के युद्ध पर होगी बड़ी चर्चा और इस चर्चा में क्या भारत विश्व शांति का दूत बनकर निकलेगा, ये तमाम मुद्दे आज इस वॉर जोन से निकलेंगे। तमाम मुद्दों पर बहस करेंगे, जानकारी लेंगे हमारे आज के विशेषज्ञों से। लेकिन बीते 24 घंटे में आखिर हुआ क्या है? बीते 24 घंटे रूस और यूक्रेन के लिए किस कदर बदली हुई तस्वीरें लेकर आए हैं, आइए जरा जल्दी से अपडेट्स देख लेते हैं। 61वां दिन है आज और इस 61वें दिन पे क्या परिस्थितियां बनी है, परिस्थितियां यूक्रेन के लिए क्या और परिस्थितियां रूस के लिए क्या। तो 61वें दिन भी जारी है रूस और यूक्रेन का युद्ध। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले हैं। प्री वॉर स्ट्रैटेजी चेंज की जाती है रूस की तरफ से और सीधे सीधे अब ईस्टर्न इलाके पर, पूर्वी इलाके पर पूरी की पूरी शक्ति केंद्रित कर दी गई है रूस की। वहीं इन सब के बीच यूक्रेन को नई सैन्य सहायता अमेरिका देने की भरसक कोशिश नहीं कर रहा बल्कि इसकी घोषणा कर चुका है। रूस के ब्रॉन्स्क शहर में तेल डिपो में भीषण आग लगी है। यह कहा जा रहा है कि यह यूक्रेन के हमले का परिणाम है कि रूस के ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है। लेकिन यूक्रेन के ओडेसा में रूस ने मिसाइल से हमला किया जिसे रिवर्ट हमला कहा जा रहा है। यूक्रेन ने अगर ऑयल डिपो तबाह किए रूस के, तो रूस ने सीधे सीधे एक और शहर को फिर से निशाना बनाया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। मारियोपोल शहर में अब भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बाहर निकालने की जरूरत है और इसीलिए मानवीय कॉरिडोर की बात लगातार कही जा रही है। मारियोपोल से निकलते हुए मारियोपोल से निकासी कॉरिडोर खोलने की जेलेंस्की की लगातार मांग सामने आ रही है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। मारियोपोल के स्टील प्लांट के आसपास युद्ध विराम की फिलहाल घोषणा की गई है। ये वही स्टील प्लांट है जहां पर यह कहा जा रहा था कि 2000 के लगभग जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो फंसे हुए हैं और 5000 के लगभग वहां पर जो आम जनमानस है वो फंसा हुआ है। उन्हें बाहर निकालने के लिए एक कॉरिडोर की जरूरत है। इसे लेकर भी जेलेंस्की ने मांग की है। कुल मिलाकर जेलेंस्की मांग कर रहे हैं, मदद कीजिए, मदद की दरकार है। लेकिन मदद करने वाले क्या वाकई यूक्रेन की मदद कर रहे हैं या फिर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं?
ये परिस्थितियां किस तरफ जा रही हैं, इन सब पर हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए वॉर जोन से निकलकर आज की सबसे बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग की तरफ चलते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने कीव का दौरा किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान आया है। इस बयान के जरिए उन्होंने ये कह दिया है कि यूक्रेन जीत रहा है, रूस हार रहा है। तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने कीव का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो स्टेटमेंट दिया गया अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से एंटनी ब्लिंकन का कहना है रूस हार रहा है, यूक्रेन जीत रहा है। और इन सब के बीच यूक्रेन को कुछ और नई सैन्य सहायता देने की भी अमेरिका ने घोषणा कर दी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका एक बार फिर से वॉर प्रोपेगेंडा में यूक्रेन को फंसाने की कोशिश कर रहा है? आज हम इसी पर करेंगे खुलकर बहस, लेकिन इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ आइए जरा सुन लेते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री जब यूक्रेन की सरजमीन से बाहर निकले तो उन्होंने किस तरीके से यूक्रेन की जीत का दावा और रूस की हार का दावा कर दिया। Has already succeeded because the principal aim that President Putin brought to this, in his own words, was to fully subsume Ukraine back into Russia, to take away its sovereignty and independence. And that has not happened and clearly will not. Russia's war aims. Russia has already failed and Ukraine has already succeeded because the principal aim that President Putin brought to this, in his own words, was to fully subsume Ukraine back into Russia, to take away its sovereignty and independence. And that has not happened and clearly will not. तो क्लियरली कह रहे हैं कि यूक्रेन हार रहा है, यूक्रेन जीत रहा है, रूस हार रहा है, जबकि परिस्थितियां इसके बिल्कुल उलट होती हैं। जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो यूक्रेन की तबाही के एक एक मंजर को दिखा रही है, जिसमें एक और दावा अगर जेलेंस्की ये कहते हैं कि केवल शब्दों से बात नहीं चलेगी, भाई मदद करनी होगी, तो फिर अमेरिका के इस दावे में कितनी सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक वॉर प्रोपेगेंडा है? आइए इसी बात को समझने के लिए स्वागत करते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट का। स्क्रीन पर लेकर आए हमारे साथ आज 3 विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं आज के पैनल में। स्वागत करती हूं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद सर। साथ ही साथ हमारे साथ तेज तरार रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हैं। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद सर। और साथ ही साथ हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार फॉर्मर डिप्लोमेट एस बहल साहब भी इस पैनल का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत सर। जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं टीपीएस सर आपके साथ शुरुआत करती हूँ, क्योंकि देखिए अमेरिका दावे करता है कि भाई यूक्रेन जीत रहा है, रूस हार रहा है। ये जो दावे हैं, इन दावों का आधार कितना मजबूत है, वो भी ऐसे समय में जब हम निरंतर ये देख रहे हो कि जेलेंस्की मदद पर मदद की गुहार कर रहे हैं, जब हम देख रहे हो कि यूक्रेन के शहर दर शहर तबाह हो रहे हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के विदेश मंत्री का ये बयान आप कैसे असेस करते हैं सर? देखिए, ब्लिंकन और ऑस्टिन ने कोई बात कह दी और हम उसे मान लें, ये जरूरी तो नहीं। हम किसी बात को तब मानेंगे जब वो तर्क और सच्चाई की कसौटी पर खड़ी उतरेगी, हमारे गले से नीचे उतरेगी। अब जो वो कह रहे हैं कि यूक्रेन जीत रहा है, सच तो ये है कि यूक्रेन हार चुका है। अगर यूक्रेन आज की तारीख में कोई उसको एक झंडा दे भी दे कि तुम जीत गए, तो क्या जीते? आपने अपने सारे देशों, अपने सारे शहरों को तबाह करवा लिया। उनके एयरफील्ड, उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनके एयर कंप्रेसर्स, उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस, उनके नेवल बेस, उनके टेलीविजन टावर्स, यानी और उनका जितना भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब तबाह हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उनके थोड़े बहुत पॉकेट्स जो इधर उधर बचे हैं अर्बन एरिया में, जो टूटी फूटी बिल्डिंगों के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे वो रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तो इसे ये तो नहीं कह सकते कि 100% हो गया, लेकिन ये तो कह ही नहीं सकते कि यूक्रेन जीत रहा है। ब्लिंकन ने और ऑस्टिन ने ये कह के वार प्रोपेगेंडा में भी कुछ सच्चाई होती है, बगैर सच्चाई के वार प्रोपेगेंडा नहीं होता। कुछ ना कुछ आप राई का पहाड़ तो बना सकते हैं, मगर राई तो होनी चाहिए। यहाँ पे वो भी नहीं है। They have made a hill out of a mole which is out of proportion, totally out. अब दूसरी बात, रूस हार रहा है।
रूस ऑलरेडी जीत चुका है। देखिए, क्या ये सच नहीं है कि रूस ने यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर दिया? क्या ये सच नहीं है कि रूस ने करीब करीब स्टार्टिंग फ्रॉम बेलग्रोड से लेके और क्रीमिया के अपने नेवल बेस तक एक लैंड रूट बनाने का रास्ता करीब करीब साफ कर लिया, चाहे उसमें पूर्वी यूक्रेन हो या मालियापोल हो या ओडेसा हो या इसके आगे आ जाए। इसीलिए मैंने कहा कि जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो, जब यूक्रेन लगातार तबाह हो रहा हो, जब शहर दर शहर ऐसे मंजर दिखाई दे रहे हो, तो कर्नल शैलेंद्र, तो फिर ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट देना कि रूस आ रहा है, यूक्रेन जीत रहा है, ये किसको सहानुभूति दे रहे हैं? ये यूक्रेन को सहानुभूति दे रहे हैं या खुद के लिए एक सहानुभूति का आधार तैयार कर रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन तो एक कठपुतली है। दरअसल ये युद्ध तो हो रहा है अमेरिका और रूस के बीच। अगर हम जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई हैं, यूक्रेन को तो बस एक मोहरा बना दिया गया। ये स्टेटमेंट देके किसके मन को बहलाने की कोशिश है, यूक्रेन या खुद को? देखिए, इस यूक्रेन वॉर में एक बड़ी चीज क्लियर है। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि यूएसए जरूर जीत रहा है। और उसके जीत के जो तरीके हैं वो मैं आपको लिस्ट आउट कर रहा हूं। कि सबसे बढ़िया बात देखिए कि उसी की जो नेटो कंट्रीज हैं वो अपने डिफेंस बजट ऊपर कर रहे हैं। तो जीत किसकी हुई? यूएसए की हुई, क्योंकि उसके हथियार बिकेंगे। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन का टोटल डिपेंडेंस अब यूएस के ऊपर हो रहा है। जीत किसकी हो गई? कि एक और कंट्री आपकी मोनोपोली बन गया, कठपुतली बन गया। आप रशिया में इकोनॉमिक सैंक्शन डालेंगे तो उसके वजह से उनकी इकोनॉमी गिरेगी, उनका वर्ल्ड में जो ट्रेड है वो गिरेगा। फायदा किसका होगा? यूएसए का फायदा होगा। पूरी दुनिया में आपने एक स्केयर फैला दिया, एक खौफ फैला दिया है। किसका? न्यूक्लियर आर्सेनल का। आपके पास सबसे ज्यादा है, आप उसको फायदा उठा रहे हैं उसका। आप पूरे के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं। फायदा किसका है? आपका, यूएसए का। आपका आर्म्स का बाजार गर्म हो रहा है, नए नए वेपन आप टेस्ट करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपका फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात, आपने यूनाइटेड नेशन को टोटली इनइफेक्टिव और एक कठपुतली बना दिया है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। सिर्फ वैल्यू किसकी है? थर्ड अंपायर की। भाई, यूएसए को किसने अंपायर अपॉइंट किया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच के वॉर में दे आर दी जज? किसने? और अगर वो कर रहे हैं ये, तो मुझे आप एक बात बताइए कि ये जो यूएस के जो दोनों फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये 60वें दिन विजिट के लिए क्यों जा रहे हैं? ये क्या पीएचडी करेंगे? पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट करने जा रहे हैं? टूरिस्ट के तौर पर जा रहे हैं कि देख कर आए कितना सामान टूट गया? और अगर आपने देखना भी है तो कीव क्यों? आप ओडेसा क्यों नहीं गए? आप मरियोपोल क्यों नहीं गए? आप खारकीव क्यों नहीं गए? आप वो जगह जा रहे हैं जहां आपको मालूम है कि आप सेफ हैं, और वैसे आपने एडवर्टाइज कर रखा है कि कीव में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रखा है। आप कैसे जा पा रहे हैं? आपको कौन दे रहा है एयर पैसेज? आपको कौन दे रहा है ट्रेन पैसेज? किस तरीके से आप पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि आपके हिसाब से तो वहां सब कुछ टूट फूट गया है। देखिए, ये जो सेल्फ अपॉइंटेड अंपायर है ना, ये सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। दोनों कंट्रीज को मूर्ख बना रहा है, पूरी दुनिया को एक राइड पर ले जा रहा है, क्योंकि ये वो करना चाहता है जो इसे पसंद है। अपने सैनिक कमिट करूंगा नहीं, अपने हथियार अपने सैनिकों द्वारा ऑपरेट नहीं करूंगा। अगर यूक्रेन को मैं वेपन्स दूंगा तो डिफेंसिव वेपन दूंगा, ऑफेंसिव वेपन नहीं दूंगा। और वो भी कब दूंगा? अब 50वें दिन, 55वें दिन, 60वें दिन। आते आते उसको लगेगा और टाइम। कोई वेपन 24 घंटे के अंदर नहीं पहुंचता। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन आप इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो तो हम शुरू से कह रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका दरअसल यूक्रेन को एक कठपुतली बना रहा है, अमेरिका अपने लिए एक रास्ते खोल रहा है। लेकिन इसके उलट एक परिस्थिति जो बनती है, बहल साहब मैं आपके पास, देखिए आपने कर्नल टीपीएस त्यागी को भी सुना, आपने कर्नल शैलेंद्र जी को भी सुना, लेकिन इसमें एक परिस्थिति जो बनती है वो परिस्थिति ऐसी है, बहल साहब के पास जाना चाहती हूं अभी मैं, जो ये बताती है कि एक तरफ अमेरिका है जो अपने वेपन्स का जो मार्केट है उसे ओपन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस है जो ये कह रहा है कि मैं एक ऑप्शन बनकर उभर रहा हूं।
क्योंकि अगर रूबल से व्यापार शुरू हो जाता है, एक पैरेलल इकोनॉमी वर्ड को खड़ा करने की कोशिश की शुरुआत हो जाती है, तो क्या इसे ये कहा नहीं जाए कि अमेरिका की एक घबराहट भी है, ये झूठा वॉर प्रोपेगेंडा जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है? देखिए लावनी जी, बहुत अच्छा एनालिसिस आपने किया है और बिल्कुल सही मुद्दों पे आपने फोकस किया है। सबसे पहले चीज ये कहूंगा कि पिछले साल 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स की डिफेंस स्पेंडिंग हुई है। ये मेरी फिगर्स नहीं है, ये सिप्री की फिगर्स है। और सबसे ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग करने वाले देश थे अमेरिका, रशिया, भारत, ब्रिटेन और उसके बाद चीन। मैं शायद गलत कह रहा हूं, अमेरिका, चीन, भारत, उसके बाद ब्रिटेन और उसके बाद रशिया। तो इसमें अगर आप देखें जो मार्केट है डिफेंस की, वो कहां बढ़ी है। जर्मनी ने अपना 100 बिलियन यूरो का इस साल का डिफेंस बजट बना लिया। यूरोप के कई देश है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, इन्होंने अभी अमेरिकन सिस्टम्स खरीदना शुरू कर दिए हैं। आपने वो सुना ही था, पैट्रियट वेपन सिस्टम्स गए थे पोलैंड में, स्लोवाकिया में, और तभी उन्होंने S-300 स्लोवाकिया ने दिया था यूक्रेन को। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है अमेरिका का बढ़ रहा है। अमेरिका का जो शेयर है इस 2.1 ट्रिलियन डिफेंस स्पेंडिंग में, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये फायदा, जब वो अमेरिका कहता है कि हम रूस को वीक करें, कल ये डायलॉग और एक स्टेटमेंट भी आया था अमेरिका की तरफ से कि हम रूस को वीक करें, ये तो हमको पता है। आप रूस को इकोनॉमिकली और मिलिटरली वीक करो, ये तो सभी को पता है, अब बताने की क्या जरूरत है। और तीसरी चीज जो आप बहुत महत्वपूर्ण आप बता रहे थे जी, रशिया भी वीक हो रहा है, यूक्रेन भी खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मानवता हार रही है। और मानवता इसलिए हार रही है कि लोग अपना सोच रहे हैं और कोई भी ये नहीं सोच रहा कि युद्ध को रोका जाए। क्या अमेरिका की तरफ से एक भी स्टेटमेंट आया है युद्ध रोकने के लिए? क्या अमेरिका ने कभी भी कहा कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देंगे? क्या अमेरिका ने कभी भी ये कहा है कि जो भी एजेंसीज है, चाहे वो UN है, चाहे वो दूसरे देश है, वो युद्ध को रोके? क्या अमेरिका ने कहा है कि मारियोपोल से कॉरिडोर्स बनाए? आप इन चीजों पे वो फोकस नहीं करते हैं। वो फोकस करते हैं अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ाने के लिए। वो फोकस करते हैं कि अगर रशिया वीक होगा तो उनकी साख बढ़ेगी, और उसके बाद वो चीन जो उनका स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है उस पर वो फोकस करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को है, सबसे ज्यादा नुकसान रूस और यूक्रेन को है, और इसमें दुनिया भी तबाह हो रही है क्योंकि जो चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन इन सबके बीच देखिए अमेरिका को फायदा तो हो रहा है, लेकिन देखिए रूस है जो रुकने को तैयार नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि क्या रूस एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करने की जो कोशिश कर रहा है और पैरेलल एक मार्केट जो खड़ा कर रहा है, वो क्या बड़ा घातक हो रहा है अमेरिका के लिए, और इसीलिए अमेरिका ये वॉर प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस वक्त एक दूसरी बहुत बड़ी वॉर ब्रेकिंग आ रही है। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग का, वॉर जोन से निकलकर जल्दी से वॉर ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। इस वक्त वॉर ब्रेकिंग जो सीधे सीधे रूस की ताकत को दिखा रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का दौरा इधर खत्म हुआ और उधर दौरा खत्म होते ही रूस ने एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के ओडेसा में रूस ने मिसाइलें दागी है। विस्फोट में कई इमारतों के तबाह होने की खबर आ रही है। तो ये बहुत बड़ी और अहम खबर हो जाती है। एक तरफ अमेरिका जो ये दावे कर रहा है कि रूस हार रहा है, लेकिन जैसे ही ये दौरा खत्म होता है, ये रूस की तरफ से एक बड़ा जवाब होता है अमेरिका को। ओडेसा में मिसाइल अटैक किया जाता है, कई इमारतें तबाह होती हैं, विस्फोट की खबरें आती हैं, एक साथ कई जगहों पर ये हमले किए जाते हैं ताबड़तोड़। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं और TPS त्यागी सभी हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, देखिए ये एक तरफ अमेरिका का ये कहना कि रूस आ रहा है, और जैसे ही अब ब्लिंकन और ऑस्टिन वहां से निकलते हैं, उसके बाद रूस सीधे एक बड़ा अटैक करता है। यानी रूस भी रुक नहीं रहा है, रूस उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और चैलेंज का वो जवाब भी दे रहा है। इस हमले को किस तरह से लिया जाए कर्नल शैलेंद्र? देखिए, दो बातें इससे बड़ी क्लियर हैं। एक कि रूस हैज अलाउड दिस विजिट टू टेक प्लेस, कि चलिए जी हम इस समय नहीं कर रहे, और आप हमें इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप हमें उकसा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आप देख लीजिए कि हम ओडेसा में ये कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि ये दोनों मिनिस्टर साहब जो हैं, ये कीव में क्या देखने आए थे? क्या बॉडी काउंट करने आए थे? कोई इकोनॉमिक असेसमेंट करने आए थे? कोई फ्लावर शो देखने आए थे? कोई
लोगों से इंटरेक्ट करने आए थे, कोई लेक्चर देने आए थे, कोई इकोनॉमी बूस्ट करने आए थे, क्या करने आए थे आप? 61वें दिन आपके तरफ से क्या प्रपोजल है? मैं दोनों मिनिस्टर से पूछता हूं कि क्या प्रपोजल लेकर आए हैं आप? 30 करोड़ डॉलर दे दिए, 30 करोड़ डॉलर दे दिए, उन्होंने कहा हमने दे दिए, वो भी जेलेंस्की के इस स्टेटमेंट के बाद कि सिर्फ देखिए कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाइए, कुछ करिए हमारे लिए। देखिए, जेलेंस्की साहब का तो इस समय प्रॉब्लम ये है कि वो अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं कि वो नहीं मुड़ सकते, क्योंकि उन्होंने अपना देश लड़ाई में झोंक दिया किसी और के कहने में आकर। अब उस बेचारे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हाउ डज ही रिट्रीव। अब वो ये तो कह नहीं सकता कि नहीं जी वो गलत थे, आज से मैं रूस के तरफ चलने को तैयार हूं। वो कभी नहीं बोल पाएगा। नहीं, क्यों नहीं बोल पाएंगे यहाँ पे? लेकिन गणेश साहब क्यों नहीं बोल पाएंगे? आपके देश के अपने लोग मर रहे हैं, आपने अपनी जिद के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, उस पॉलिटिकल माइलेज को लेने के लिए आपने अपने पूरे के पूरे देश को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो क्यों नहीं जेलेंस्की को ये बात समझ में आ रही? फिर तो कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी जिद के आगे अपने ही देश को दांव पर लगा दिया। देखिए, मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, मैं कहूंगा कि ये ब्लेम गेम सिर्फ पुतिन और जेलेंस्की को नहीं देनी चाहिए। ये उनके कंट्री का कैरेक्टर है, उनके एडवाइजर्स का कैरेक्टर है। ये एक सिंगल मैन डिसीजन दिखता जरूर है, होता नहीं है, क्योंकि सब लोग आपको इनपुट देते हैं। अगर हमने भी लड़ाई पर जाना होगा तो भारत के प्राइम मिनिस्टर, उनको काफी कुछ कंसल्ट करना पड़ता है, फाइनेंस से, फॉरेन अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, कि आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, कितना आप आगे पीछे चल सकते हैं, कितना देर तक आप इस लड़ाई को ले जा सकते हैं। जेलेंस्की साहब और उनकी कंट्री अपने आप को आज 90% डिस्ट्रॉयड बता रहे हैं। अब बचा क्या है? और ऊपर से अब भी आप बोल रहे हो मुझे हथियार दीजिए। मैं कह रहा हूं 61st डे आपको यूएस क्या दे सकता है, मैं ये जानना चाहता हूं। किस वजह से आप विजिट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना पीएसडीए कर रहे हैं, पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट कर रहे हैं ना आप, कि क्या हुआ? तो आप उन एरियाज में जाकर देखिए जहां लड़ाई हुई है। कीव में तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी। असली चीजें देखनी है, खार्किव जाइए ना, ओडेसा में आइए, दिखाइए अपनी ताकत, बताइए अपनी ताकत, डिक्लेयर करिए नो फ्लाई जोन आप पूरे के पूरे यूक्रेन को। मैं समझूंगा कि आप कुछ लेकर आए। और अबव ऑल कोई पीस की बात करेगा, कोई पीस से रिलेटेड प्रपोजल क्रिएट करेगा। पीस से आप सिर्फ यही प्रपोजल अगर दे देंगे तो फिर जिस मार्केट की अभी बात आप लोग कर रहे हैं, वो मार्केट का जो ताला है वो दरअसल बंद हो जाएगा। इसीलिए तो पीस तो चाहिए ही नहीं, अमेरिका का अपना फायदा नजर आ रहा है। कर्नल टीपीएस त्यागी से हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो आई थिंक शायद उनसे कनेक्शन कटा है, मैं दोबारा उनके पास जाऊंगी। एस बेल साहब, देखिए एक चीज तो क्लियर है, एक तरफ आप देखिए रूस ने बमबारी कर दी, अभी अमेरिका के तमाम बड़े चेहरे वहां से निकलते हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री निकलते हैं, और अब रूस एक चैलेंज दे देता है उनको कि लो भाई आप आए थे ना, एक जवाब और ले लो। लेकिन इसके उलट अगर देखें तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएन के अध्यक्ष जाने वाले हैं अगर रूस में मिलने के लिए पुतिन से, और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन जाके जेलेंस्की से भी मिलेंगे। तो इसके पहले जो ये परिस्थितियां बन रही है, इसको किस तरीके से फिर आकलन किया जाए? ये कौन सी डिप्लोमेसी चल रही है? देखिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जब आपने एक प्रश्न किया था और उसके बाद इमीडिएटली ब्रेकिंग आ गई थी, वो प्रश्न था कि क्या ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम अगर आ गया तो अमेरिका को कितना नुकसान होगा। अगर आपको शुरू के जो युद्ध देखे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो थे कोरिया और वियतनाम के, उसमें अमेरिका को इकोनॉमी को काफी क्षति पड़ी थी और उनकी मिलिट्री को भी काफी क्षति पड़ी थी। तो 1974 में उन्होंने पेट्रो डॉलर, पहले सऊदी अरेबिया के साथ और फिर ओपेक के साथ, तो ओपेक ने बाद में फॉलो किया, और पेट्रो डॉलर एक करेंसी बन गई कि जितनी भी पेट्रोलियम, क्रूड और जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो सारा का सारा डॉलर के साथ किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका की साख वापस आ गई, अमेरिका की इकोनॉमी वापस ट्रेल में आ गई। अब जब आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा था, वो उसको रह ही गया उस समय, और अब जब ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम की बात हो रही है कि ये ट्रेड रूबल में होगा, यहां तक कि हंगरी ने ये भी कह दिया है कि हम रूबल में भी देने को तैयार हैं, क्योंकि हमें तो गैस चाहिए और हमें तो फ्यूल चाहिए। इसी तरीके से कई एशियन देश हैं जो रूबल में ट्रेड करने को तैयार है, और कई तो उनके अपने दोस्त हैं, जैसे चीन है, वो या तो अपनी करेंसी में या रूबल में ट्रेड उनके साथ कर लेगा। तो अगर ये फाइनेंशियल सिस्टम आ गया तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा अमेरिका को। और आपकी बात सही है, प्रोपेगेंडा से ज्यादा वो डरे हुए हैं कि ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम है। इसी वजह से इतने सारे विजिट्स भारत में हुए हैं कि भारत
जो एक 85% हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल, हम वो वाला फ्यूल रशिया से ना लेके ओपेक से ले, पर हम क्यों इतना महंगा लें? दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा, जो यूएन चीफ कल जा रहे हैं, और सबसे पहला जवाब जो मांगा वो यूक्रेन ने मांगा कि आप उधर क्यों पहले जा रहे हैं, पहले इधर क्यों नहीं आ रहे? वो उधर इसलिए जा रहे हैं कि उनका सबसे पहला मुद्दा जो है वो ये है कि या तो लड़ाई रुके, अगर लड़ाई नहीं रुक पा रही है किसी वजह से, तो मारियोपोल में जो 1 लाख से ऊपर लोग फंसे हुए हैं, और खासकर जो वो स्टील प्लांट के अंदर फंसे, जिसमें कहते हैं फॉरेनर्स भी हैं, यहाँ तक कहते हैं ब्रिटिशर्स हैं, SAS के हैं, अमेरिकन भी हैं उसके अंदर कुछ फंसे हुए, और 2000 के करीब इनके एज़ोव बटालियन के, और साथ में मरीन ब्रिगेड के भी है कुछ, और सिविलियंस भी हैं हजारों की संख्या में। तो कहीं ना कहीं वो इस बात पे ग्रीन कॉरिडोर, या जो हम कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, उसको बनाने की बात भी जरूर करेंगे, युद्ध के रोकने की भी बात करेंगे, रशिया का लेंगे रशिया से इनपुट। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, और फिर वो इनपुट लेके जाएंगे, और रशिया ने ऑलरेडी अपनी शर्तें यूक्रेन को बता रखी हैं। उन्होंने कहा गेंद जो है अभी यूक्रेन के हाथ में है, और यूक्रेन को बताना है कि क्या वो उनकी शर्तें मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और यूक्रेन को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा अगर इस युद्ध को रुकना है। 1 मिनट मुझे और दीजिएगा आप। और इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण बात ये आती है कि यूएन के जो चीफ हैं उनको 2 महीने लगे जाने के लिए। अरे ये चीज तो आपको पहले दिन से करनी चाहिए। इंतजार कर रहे थे ना, मेरे ख्याल से शायद वो अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि यूएन तो बस अब कहने को यूएन हो गया है, वो चलता तो फिर अमेरिका से ही। तो देखिए ना, पहले अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पहुंचते हैं, और उसके बाद यूएन चीफ का वहां जाना। टीपीएस सागी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब सुन पा रहा हूं सर। तो देखिए जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जैसा कि भी कर्नल शैलेंद्र ने और एस बहल साहब ने भी एक ही बात कही कि अमेरिका की चालाकी दुनिया से छिपी नहीं है, आप भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चैलेंज जो रूस लगातार अमेरिका को दे रहा है, क्या वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया रूस ने? क्योंकि इधर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हटते हैं, उधर रूस एक बड़ा अटैक कर देता है। वो चैलेंज देता है अमेरिका को कि आप अगर हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। और इसके उतर यूएन के चीफ के लिए उन्होंने बकायदा एक वेलकम कारपेट बिछा दी है। खुद पुतिन उनको कह रहे हैं कि उनका वेलकम करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो 2 परिस्थितियां बन रही हैं, उसको किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? अमेरिका के बारे में जो संदेश रूस ने दिया है, इमीडिएटली ओडेसा के अंदर बमबारी करके, वो तो अमेरिका को संदेश हो गया जी। और आपने जो ये कहा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता नजर आ रहा है, जिसमें अमेरिका विल नॉट हैव द सेम पोजीशन व्हिच इट हैड अर्लियर, ये भी सच है। हालांकि इसकी शुरुआत तो हो गई थी अफगानिस्तान से ही, लेकिन यूक्रेन के साथ आने के बाद तो और ज्यादा हो गई। और अगर कहीं कल को चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया तो इसके ऊपर पूरा ठप्पा लग जाएगा। इन्हीं संदेशों से समझा जाता है कि कैसा नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। अब इसमें ये वाली बात कि जो यूनाइटेड नेशंस का चीफ है वो गया और उसको वेलकम किया पुतिन ने। क्यों किया? क्योंकि जैसे ही यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से मिलूंगा, तो तुरंत श्रीमान जेलेंस्की साहब की एक आवाज आई कि पहले रशिया में क्यों, पहले मेरे पास क्यों नहीं। और वो उसको नजरअंदाज करते हुए रूस में गए। उन्होंने इसलिए वेलकम किया है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस कोई बहुत बड़ा इफेक्टिव है, ये तो उनकी नहीं, ये तो सारी दुनिया में आ गया है। यूनाइटेड नेशन सर ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सर ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। पैनल जरा ऑडियो ठीक कराएं सर का। इन सबके बीच आइए, एक और वॉर ब्रेकिंग आ रही है, जल्दी से वॉर ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। साउथ रायसीना डायलॉग का पीएम ने शुभारंभ कर दिया है। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आ रही है। 90 देशों के 210 वक्ता शामिल होने वाले हैं। रायसीना डायलॉग जिसका 7वां संस्करण इस बार कहा जा रहा है। रूस यूक्रेन संकट पर बड़ी चर्चा हो सकती है। 90 देश और 90 देशों में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, और ये कहा जा रहा है कि विश्व शांति को दिशा दिखाने के लिए भारत की ओर सबकी नजरें, क्योंकि ये रायसीना डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है युद्ध के इस दौर में। जल्दी से अपने मेहमानों के पास आते हुए एस बहल साहब, रायसीना डायलॉग
खास तौर से जो चैलेंजेस होते हैं, जो बदलती हुई परिस्थिति होती हैं, उन पर एक चर्चा होती है। लेकिन इस चर्चा में 90 देश और 90 देशों में ईयू के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस वक्त यूक्रेन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो भारत पहुंचेंगे, भारत की तरफ ही सबसे ज्यादा नजरें गड़ी हुई हैं, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे रूस हो। देखिए, रायसीना डायलॉग से पहले ही जेलेंस्की ने कल एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बिना नाम लिए भारत का कहा था कि एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनका पारंपरिक जो रिश्ते हैं वो सोवियत रूस के साथ ज्यादा मजबूत रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा बदलने की जरूरत है। तो किस तरीके से ये रायसीना डायलॉग से क्या कुछ निकल पाएगा? रूस यूक्रेन युद्ध पर एक फुल स्टॉप लग सकता है? रायसीना डायलॉग 2016 से शुरू हुआ। ये दो चीजों पे फोकस करता है, जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स। और इसमें जो इस बार का जो टॉपिक है वो टेरा नोवा, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड, यानी कि इसमें जो थीम होगी वो होगी रीथिंकिंग डेमोक्रेसी पे, एंड ऑफ मल्टीलैटरलिज्म पे, कि क्या जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या खत्म हो रहा है, और जो पानी के युद्ध हैं और इंडो पैसिफिक पे। तो ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जो इस बार डिस्कस होंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं यूक्रेन का इशू तो आएगा ही आएगा। और ये भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है, जैसे हमारे चैनल पे हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से जो 90 देशों के रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स, 5 चीफ्स और साथ में बिजनेसमैन भी है, मीडिया के भी हैं, उनको भारत के व्यू पॉइंट्स भी पता चलेंगे। उनको ये भी पता चलेगा कि कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन युद्ध में जो अमेरिका का क्या रोल है। हालांकि इतने ओपनली ब्लेटेंटली बातें नहीं होंगी, लेकिन क्लियर हो जाएगा कि जो अमेरिका का रोल है वो भी क्लियरली आ जाएगा, और यूक्रेन कहाँ गलती कर रहा है और रशिया को कितना ब्लेम बनाया, क्या वो सही है कि नहीं है, ये बातें जरूर किया है। टीपीएस सर, निकलेगा कुछ निकलेगा इस रायसीना डायलॉग से, लग रहा है आपको? इस डायलॉग से कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा, मगर हिंदुस्तान की ताकत बड़ी हुई जरूर नजर आ जाएगी। सॉल्यूशन अगर यूक्रेन ये कहता है कि साउथ एशिया के कुछ देश अपने पारंपरिक संबंध की वजह से मेरा साथ नहीं दे रहे, तो पहले उससे ये पूछो कि उसने पुराने समय में एक बार भी जनरल असेंबली के भारत का साथ दिया क्या? लेकिन हम टिट फॉर ट्रेट वाली पॉलिसी में बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं इस चीज में कि डायलॉग से बात होनी चाहिए। वो हमने कही बूचा के अंदर अगर जी सॉरी, फिर से शायद आपकी आवाज कर गई। कर्नल शैलेंद्र, आपको लग रहा है कर्नल शैलेंद्र की इस रायसीना डायलॉग से कुछ एक बड़ा निकल कर सामने आएगा? कर्नल शैलेंद्र, उनको उन यूक्रेन ने मारा है। मेरी आवाज आ रही है आपसे? कर्नल शैलेंद्र, टीपीएस सर का शायद कनेक्शन फिर से कनेक्ट कटा है। कर्नल शैलेंद्र जी की आवाज दीजिए प्लीज। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपने जो एक बात कही थी रूबल वर्सेस डॉलर, जी क्यों भाई ये रूबल और वर्सेस डॉलर ही क्यों? मेरा रुपीस तो नहीं हो सकता इंटरनेशनल करेंसी में? बिल्कुल, मैंने कहा एक शुरुआत हो जाएगी डॉलर की मोनोपोली को। ये डोमिनेंस बड़ा बढ़िया है कि अगर डॉलर हटेगा तो रूबल आएगा, अगर रूबल हटेगा तो युआन आएगा। क्यों भाई हम अपने आप 1 to 1 क्यों नहीं कर सकते? क्यों पूरा वर्ल्ड एक फ्री ट्रेडिंग के ऊपर 1 to 1 अपनी करेंसी क्यों नहीं चला सकता? ये सिर्फ मोनोपोलाइज चलेगा? कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ मैंने साइन किया है कि यस मैं इसको एग्री करता हूं और इसी के ऊपर काम होगा? आपने एक और बढ़िया बात करी वर्ल्ड ऑर्डर की। क्या है वो वर्ल्ड ऑर्डर? आप एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने का मतलब क्या है? एक और ग्रुप हो जाएगा, वो ग्रुप क्या करेगा? दूसरे ग्रुप के साथ हेट करेगा, ह्यूमन राइट वायोलेशन करेगा, एक दूसरे को धमकी देगा, एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाएगा। ये है नया वर्ल्ड ऑर्डर। शर्म आनी चाहिए उस वर्ल्ड ऑर्डर को अगर वो इस तरह का कुछ करता है। आपने बोला भारत की तरफ जेलेंस्की साहब देख रहे हैं कि कोई रोल डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जेलेंस्की साहब को ये कभी याद नहीं आया कि यूएन में वोटिंग कैसे करते हो आप? वहां आपको भारत याद नहीं आता। आज आपको भारत शांति प्रिय लगता है, बाकी सारी जगहों पर आप एंटी भारत हो जाते हैं। आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत विल राइज अप टू द ओकेजन टू सपोर्ट यू। व्हाट फॉर? डू यू डिजर्व? आपने अपनी पूरी कंट्री को एक लड़ाई में झोंक दिया, मरवा दिया, तोड़वा दिया 90%, और आज आपको याद आ रही है शांति भारत करवाएगा। वाह भाई वाह, ये बढ़िया है।
कि जब आप करें तो कुछ और करें और हम करें तो सिर्फ शांति करें, और ऊपर से हमारे ऊपर ब्लेम कि आपने अपने आप को एब्सटेन किया वोटिंग सिस्टम में। देखिए, भारत को आज की तारीख में वो करना चाहिए जो भारत को सूट करेगा, बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली सभी वो कर रहे हैं जो उन्हें सूट कर रहा है। जर्मनी क्यों एनर्जी खरीद रहा है, फ्रांस में क्यों रशियन टैंक्स के लिए स्पेशल इक्विपमेंट दिया है। देखिए, इसीलिए भारत पे तो इफ एंड बट है ही नहीं, इसीलिए तो सबकी नजर भारत की तरफ है ना कर्नल शैलेंद्र। आप देखिए ना, अमेरिका भी आता है तो भारत की तरफ देखता है, ब्रिटिश पीएम जब आते हैं तो भी वो कहते हैं देखिए हमें पता है भारत का स्टैंड क्लियर है, हर कोई भारत की तरफ देख रहा है। लेकिन इन सबके बीच में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों में जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात मैं कर रही थी, सीधे सीधे भारत को ही सर्वोच्चता की तरफ लाने की बात हो रही थी, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत की तरफ सबकी नजर है। चाइना और भारत एशिया में है, लेकिन चाइना के ऊपर विश्वास किया नहीं जा सकता, उसे तो चालबाज चाइना कहा ही जाता है। ऐसे में आइए एक और बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है, वॉर ब्रेकिंग का सीधे रुख कर लेते हैं। आज की सबसे बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ग्लोबल डिफेंस बजट 20 खरब डॉलर के पार हो गया है। अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन, रूस का रक्षा खर्च बढ़ गया है। जीडीपी का बड़ा हिस्सा रक्षा पर खर्च कर रहे हैं ये देश, जिसमें भारत भी शामिल हो गया है। दरअसल ये परिस्थिति पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी फिलहाल ये बढ़ती जा रही है। ग्लोबल डिफेंस बजट 20 खरब डॉलर। आइए इसी पर जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं। पहले कर्नल शैलेंद्र, ग्लोबल डिफेंस बजट का बढ़ना ये क्या दिखा रहा है? कर्नल शैलेंद्र। ओके, देखिए सर, हर कंट्री को दिख रहा है। भारत क्यों दिख रहा है? क्योंकि भारत इस समय सबसे बड़ा मार्केट आपको अवेलेबल है। चाइना आपके साथ नहीं जाएगा, ये सबको मालूम है। तो क्या करना चाहिए? भारत को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, भारत को शांति प्रिय बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि आप ग्लोबल डिफेंस बजट बढ़ा है, इसके क्या मायने? इसके क्या मायने? अब मैं आ रहा हूं उस पर, डिफेंस बजट। जी। देखिए, अगर जैसे ही आप हर कंट्री का डिफेंस बजट बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हर कंट्री इनसिक्योर फील कर रहा है। वो अपनी सैन्य, क्योंकि सबको दिख रहा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते और उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किए होते तो ये सिचुएशन सेम होती। उस बेचारे ने अपना एक पर्टिकुलर टाइम पर सबके कहने में आकर अपने आर्म्स डिस्ट्रॉय कर दिए, डिसमेंटल कर दिए। आज आप देख रहे हैं उसकी हालत क्या है। हर कंट्री रियलाइज कर रहा है कि यूएस तुम्हारी सपोर्ट, जी, अपनी सेना। सर, ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एस बेल साहब, ग्लोबल डिफेंस बजट, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं एक लाइन बस जोड़ के फिर आपके पास सवाल लेकर आ रही हूँ कि कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं कि हर जो कंट्री है वो इनसिक्योर फील कर रही है, बट भारत के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है ये इनसिक्योरिटी नहीं है, बल्कि अपने दम पर खड़े होकर अपने दुश्मनों को सीधे सीधे चैलेंज करने का एक बड़ा रास्ता है। हम क्यों डिपेंडेंट रहे? हम इंडिपेंडेंट बन रहे हैं और हमें बनना चाहिए। लाविनी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बोला है और बहुत जोश के साथ बोला है, एक अच्छे पैट्रियट हैं आप। तो सबसे पहले बात कहूंगा कि जब भी विश्व में इंस्टेबिलिटीज बढ़ती हैं, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, यमन, सीरिया, अजरबैजान, इजराइल, फलस्तीन, कोरिया और साथ में ताइवान, अगर इतनी सारी इंस्टेबिलिटीज इस समय वर्ल्ड में है और रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है उसकी वजह से सारे कंट्रीज जो है वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन जब भारत की बात आती है, भारत आज से नहीं, जब से इंडिपेंडेंट हुआ है, हमारे को पाकिस्तान की तरफ से टू नेशन थ्योरी जो वो फॉलो करते हैं थ्रेट रही है। चीन की थ्रेट शुरू से ही थी, 1962 वॉर थी और आज भी जब वो हमारे इलाके को देखते हैं और उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं कि वो साउथ टिबेट है। तो कहीं ना कहीं भारत को अगर उभरना है और अपनी पोजीशन लेनी है कमिटी ऑफ नेशंस में और एक विश्व शक्ति बनना है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इकोनॉमी और मिलिट्री पावर। इकोनॉमी तो बढ़ा ही रहे हैं हम, अब मिलिट्री पावर को उस लेवल तक लेके आना है कि अगर इंडो पैसिफिक में कोई देखे तो कहे अगर कुछ भी प्रॉब्लम है
तो यहाँ पे जो सॉल्व कर सकता है वो भारत कर सकता है। और भारत बिल्कुल कंट्री दैट शुड बी लुक्ड इनटू। बिल्कुल, और भारत की तरफ इसीलिए भारत के बढ़ते कदम को देखते हुए ही दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। थैंक यू सो मच सर, समय की कुछ सीमाएं हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमें समय दिया, बहुत विस्तार से चीजों को समझाया। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका जो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, वो भले ही कह रहा हो कि रूस हार रहा है और यूक्रेन जीत रहा है, लेकिन ये एक वॉर प्रोपेगेंडा है और यही वॉर प्रोपेगेंडा यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस तबाही को रुकना तो चाहिए और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत इस तबाही को रोकने में विश्व प्रणेता बनकर उभरेगा, क्योंकि भारत के बढ़ते हुए कदम, भारत की आज की इच्छा शक्ति, भारत की आज की ताकत दुनिया को ये बता रही है कि भाई ये आज का भारत है, ये पूरे के पूरे सिस्टम, वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की शक्ति रखता है और विश्व गुरु बनने की भी शक्ति रखता है। और उसी राह पर हम निकल चले हैं। जल्दी एक बड़ी तस्वीर हमारे बीच होगी। थैंक यू सो मच अगेन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वॉर जोन में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।